प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत हुई है। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद नज़ीर साहब ने एक जो है वो एक जजमेंट दी थी और उस जजमेंट को आज जो है वो चैलेंज किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी समाअत हुई है। इसमें एक अहम इंकशाफ जो किया है इलेक्शन कमीशन के वकील ने, उन्होंने कहा कि जी हमारा मामला हाई कोर्ट के यानी इलेक्शन कमीशन का मामला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा जो आलिया नीलम हैं उनके साथ तय पा गया है और इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि 4 नाम हाई कोर्ट ने दे दिए हैं तो 4 नाम इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से लगा दे और ये 4 नाम जो है वो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं और उसके लिए मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि क्या नए कानून के बाद क्या ज़रूरत नहीं रही है इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए या उनको नोटिफाई करने के लिए कि वो हाई कोर्ट से मुशावरत करे, क्योंकि आज ये बताया गया है कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और इलेक्शन कमीशन में अब इत्तफाक राय मौजूद है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह भी दिया कि बस ठीक है, आप आज से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम शुरू कराएं, ताख़ीर न करें, हमारे फैसले का भी इंतज़ार मत करें, आप शुरू कराएं। 2-3 चीज़ें आज जो उठाई गई हैं उस पर ज़रा हम आज प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं सिर्फ आइन को मानता हूँ, मुझ पर बाइंडिंग नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं उसको भी मानूं, यानी सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले मुझ पर बाइंडिंग नहीं है, आइन मुझ पर बाइंडिंग है। इस पर जो माहिरीन हैं उस पर उनमें एक डिबेट पाई जाती है, तो इस पर ज़रा बात कर लेंगे। आइनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसके लिए इजलास बुलाए जाने की तवक्को है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 30 तारीख को 63A की नज़रसानी जो फिक्स हुई है, 5 रुकनी बेंच अगेन उसमें बैठा हुआ है, काजी फैसल साहब की सबाही में वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा और अगर नज़रसानी में ये मान लिया जाता है कि मुनहरिफ शख्स का वोट काउंट होता है, मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा, तो फिर उसके बाद हुकूमत को एक मज़ीद उनके लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो PTI के लोगों को साथ मिलाकर आइनी तरमीम ला सकें। तो इसके लिए कोशिश की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगेन मौजू बना हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। आज ये समाअत के लिए फिक्स भी किया गया था, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पर थी, समाअत नहीं हो सकी। सिंध हाईकोर्ट ने इस पर फैसला महफूज किया है, सुनाया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया गया। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, अगर इसको जो है वो किसी भी हाई कोर्ट से उड़ा दिया जाता है तो फिर क्या होगा? फिर वही कमेटी दोबारा बहाल हो जाएगी जो जजेस जो बेंच को फिक्स करती है और केसेस को लगाने का फैसला करती है, तो फिर एक नई सूरत बन जाएगी। फिर जो 30 तारीख को 63A वाली नज़रसानी होने जा रही है उसका क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। इलेक्शन कमीशन बार बार मुशावरती इजलास कर रहा है और आज 6ठा मुशावरती इजलास जो है वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन बार बार मुशावरत कर रहा है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा, स्टूडियो पहुँच चुके हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर नियाज़ साहब तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर आईन व कानून है, और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मैं आज जो हुआ है समाअत में, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में, एक नुक्ता सबसे पहले हसन रज़ा पाशा साहब ज़रा वाज़ेह कर दीजिएगा कि अब इत्तफाक़ राय पैदा चूँकि हो गया है तो, और वैसे भी इस हवाले से नया कानून आ चुका है, तो इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में लगाने के लिए किसी से मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं रही है। आपका ख्याल यही है? देखें असदुल्ला साहब, पहले एक्ट में तरमीम की गई और ये कहा गया कि पहले रिटायर्ड जजेस की थी, फिर तरमीम की गई कि जी हाई कोर्ट के जज साहबान को मुतलका चीफ जस्टिस से मशावरत के साथ तैनात किया जाएगा। अब दोबारा फिर तरमीम आ गई कि जनाब रिटायर्ड जजेस जो है वो रखे जा सकते हैं। बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान बना है तो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं, कानून साजियां भी हो रही हैं, लेकिन बहरहाल आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो ये समझता है कि हमारी डोमेन है। प्री इलेक्शन भी और पोस्ट इलेक्शन भी तमाम तर जो मामलात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही करने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी जमानत उसने देनी है और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो ट्रिब्यूनल्स के जो कार्रवाई है
वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारी की सारी अपने इख्तियार में लेना जा रहे हैं। और बहरहाल आपको याद होगा कि इससे पहले जब ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उन्होंने रेफर किया मामला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ कि चीफ जस्टिस अब चेंज हो गई हैं, अब आप उनके पास जाएं और वहां पे मामलात को तय करके आए। फिर एक खामोशी छा गई क्योंकि ये केस फिर नहीं लगा। आज जब लगा तो पता चला जी कि ये 4-4 के हिसाब से तकसीम हो गई है। इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या पहले जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने 8 नाम दे दिए, तो फिर उससे 4 नामों की हद तक क्यों रिट्रीट किया जा रहा है। फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही मुकर्रर करने हैं तो वो 8 के 8 रिटायर्ड जजेस को क्यों नहीं रख रहा, उसने 4 अदर सर्विस जजेस को क्यों ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें, क्या ये एक जिरगे का फैसला है कि कुछ आपकी बात मान लेते हैं, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, तो ये कहाँ कानून। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज तो चले, आज तो ये सेटल डाउन हो गया इशू, लेकिन आइंदा के लिए रहनुमा उसूल क्या मुरतब हुआ है, ये सवाल है ना। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये इस तरह एडहॉक बेसिस पे अदालतों में फैसले नहीं हो सकते। अदालतों में फैसले 2 और 2 4 की बेसिस पे होते हैं कि आइन क्या कहता है। 4 और 4 8 की बुनियाद पर हो रहे हैं सर, 2 और 2 4 की बुनियाद पे नहीं हो रहे। अब एहसान साहब, ये आप तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे और आपने सारी समात में ये देखा कि जो जमाल खान मंदूखेल साहब हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैसल साहब, दोनों कहते हैं कि भाई मामला हल हो गया, बात खत्म हो गई, ट्राइब्यूनल्स बन गए, मुशावरत हो गई ना, अब क्या करें, अब आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये सवाल तो अभी बाकी है ना कि जो मलिक शहजाद साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नाम भेजे थे, उनको तस्लीम ना किया जाना, वो इलेक्शन कमीशन का सही अमल था या गलत अमल था, वो उस पर कानूनी हैसियत क्या थी, वो क्या होना चाहिए था। देखिए, ये एड्रेस नहीं हुआ आज। असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये है कि पाकिस्तान के 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे जाके इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स बनाने थे, 4 प्रोविंस से और एक आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट था जी। अब सिर्फ लाहौर के अंदर ये प्रॉब्लम आया, बाकी किसी प्रोविंस के अंदर ना चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसा इशू आया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू आया। लाहौर की तरफ से इशू ये आया कि इसलिए आया कि जब इलेक्शन का मैदान नहीं मैं उसको 14 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें जो है वो जजेस दें, 8 जजेस का उन्होंने कहा, तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट थे उन्हें जब 20 फरवरी को जो उन्होंने देने थे, 2 ना देते ना, 8 ही दे देते ताकि बात जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती। उन्होंने 2 जजेस उसके बाद दे दी, उन्होंने कहा आप हमें और दे दें। उसके बाद वो एक आ गया कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है कि हुआ है या नहीं हुआ। अब ये है कि लॉ के अंदर ये है कि बड़ा क्लियरली इसके अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करना जो है या नोटिफाई करना है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब उसके अंदर 3 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी पहले वो थी कि अगर आपने सिर्फ 2017 का जो एक्ट आया था, जो पीटीआई भी उसके अंदर थी, उसके अंदर 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी वो थी कि अगर आपने रिटायर्ड जजेस लगाने हैं तो कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है चूँकि वो हाई कोर्ट के नीचे नहीं आते। और दूसरा ये था कि अगर आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए जाना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर चाहिए, और 2017 के बाद इन्हीं लोगों ने इन पटिशन्स को सुना। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो उसने कहा कि जी सर्विंग जजेस कर देते हैं, रिटायर्ड को निकाल देते हैं। अब हुआ यह है कि जब सर्विंग को आपने डाला तो फिर कंसल्टेशन का ज़रूरत थी। अब वो कंसल्टेशन जो है वो मैन टू मैन अब कर रही है डिफरेंट। अगर यही कंसल्टेशन थी तो अगर अच्छे तरीके से सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में हो गई तो लाहौर के अंदर क्यों नहीं हुई। वह इसलिए नहीं हुई कि आज आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप क्या बताएं कि अगर पाकिस्तान किसी सूबे का चीफ जस्टिस जो है उसकी फैमिली किसी ख़ास पर्टिकुलर पार्टी से हो तो उसे ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आपको याद होगा कि आज वो ऑब्जर्वेशन हुआ ये है कि पंजाब के अंदर मैन टू मैन एक डिफर किया है, और दूसरा मैं समझता हूं कि जो पिछले फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उन्होंने अब्रप्ट फॉर्म किया कि नहीं जी मैंने एक ऑर्डर कर दिया आप कर दें, और हाई कोर्ट ने उससे आगे चली गई। लेकिन आप तय क्या हुआ है ना, ये लड़ाई तो फिर ऑन गोइंग है। मतलब अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम भेजे ना, मैं अब आपको बताता हूं कि 4 चीजें तय होंगी। एक ये तय होगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ये उसकी कॉम्पिटेंसी है कि ट्रिब्यूनल्स को लगाना और ट्रिब्यूनल को नोटिफाई करना। दूसरा इसके अंदर असूल ये तय होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है अपनी डिस्क्रिप्शन जो है या कंसल्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस कहे जी मेरे ये 8 ले ले। तीसरा इस चीज के अंदर है तो फिर इलेक्शन कमीशन पिक एंड चूज कैसे कर सकता है? किसका इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है? पिक एंड चूज की बात ना, देखे बात ये या तो कोई एतराज स्पेसिफिक उठाए ना। आज जो सलमान राजा साहब ने कहा, अगर आपने 14 फरवरी वाला जो लेटर हो अगर आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं,
उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पैनल ऑफ जजेस पे बात की थी कि सर आप पैनल ऑफ जजेस भिजवा दें। उसका मतलब ये है कि आपकी कंसल्टेशन आ गई कि मेरे ये 8 जज हैं, इनमें से आप कोई भी लगा लें। मगर क्या इलेक्शन कमीशन पैनल ऑफ जजेस मांग सकता है? नहीं, देखें ना, बिल्कुल देखें ना, फर्स्ट इसका जो बेहतरीन तरीका ये था कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर जो है या उनके मेंबर्स जो हैं इकट्ठे बैठ के फैसला एक मीटिंग के अंदर कर लेते। लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट के 40 जज हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी कि मुझे 8 जज चाहिए। आपने 40 में से 8 कर लिए, 32 आपकी अपनी मर्जी सही है। लेकिन अब अगर 8 मेरे पास आ गए हैं तो मुझे यार इतना तो ऑप्शन देना कि उन 8 में से मैं कहूं कि जी 4 मैं ले लेता हूं। और अगर आप फिर भी मेरा सवाल ये ना कि इलेक्शन कमीशन मान लिया कि जी 8 दिए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं जी ये 2 चेंज करें, बाद में दिए ना, वो भी बाद में दिए। देखिए बाद में नए चीफ जस्टिस देखिए जब नए चीफ जस्टिस, मेरा सवाल तो लेना, मेरा सवाल ये है कि चलें इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये 2 जजेस चेंज करें, उसकी बुनियाद तो उसको बतानी पड़ेगी ना, वो क्यों चेंज कर रहा है। नहीं, या उसको उसकी कोई जाती पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। उसके अंदर ये चेंज करने वाली बात नहीं आई। इसके अंदर ये है कि ट्रांसफर वाली बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई है, वहां पे उन्होंने कहा कि जी एक पैनल आया है, उस पैनल के अंदर हमने ये लगा दिए, आपने दोबारा भिजवाए, उसके अंदर फिर उन्होंने 4 लगा दिए। जब 4 उन्होंने उसके अंदर लगा दिए तो 4 नहीं लगाए, तो क्या हाई कोर्ट ये कहे कि नहीं जी मैं 8 भेजे, चीफ जस्टिस जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इलेक्शन कमीशन पे तो नहीं है। सही है। और दूसरा एक ये इशू आज की हेयरिंग में एड्रेस हो गया वैसे आपके ख्याल में? ये होगा इस चीज के अंदर जजमेंट में आ जाएगा। अगर ये इशू एड्रेस न होता तो अगर फिर जो दूसरे पीटीआई के लॉयर आए, आप ये कह रहे हैं कि जब जजमेंट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी नाम को रिजेक्ट करने के हवाले से है या नहीं आएगा उसके अंदर ये। और देखें ना, इसीलिए चीफ जस्टिस ने एक दोनों को ऑप्शन दिया कि आप वहां पे चले जाएं। वो वहां पे गए, उनकी कंसल्टेशन होगी, उन्होंने कहा जी 4 हमारे हो गए हैं। हाँ। अब उसके अंदर जो है जो 4 आप नहीं 4 आप नहीं है, उन्होंने कहा जी कि ठीक है इसके अंदर हो गए। जुरिसडिक्शन का भी इशू नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया। मगर नामों को डिस्कस किए बगैर हाई कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया ना इलेक्शन कमीशन को। नहीं, क्या आप अपनी मर्जी के लगा लें, हमें नाम मत बताएं। जो 17 अगस्त को मीटिंग आई है जिसका आज जिक्र किया गया है, उस मीटिंग के अंदर अगर चीफ जस्टिस पहले ही एक दूसरे से मिल जाते हैं या उससे पहले जो चीफ जस्टिस है वो इस तरह लेटर ही ना लिखते हैं, या इलेक्शन कमीशन की सारी जो जुरिसडिक्शन है उसके ऊपर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही नहीं है कि मामला चीफ जस्टिस का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कमीशन का है, और हाई कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन ले रहा है। और जज साहब कौन ले रहे हैं? जो उस नोटिफिकेशन के अंदर शामिल है। और भाई ना आप उस कंसल्टेशन के अंदर थे, ना आपकी जुडिशियल ओवरसाइट बनती है उस चीज के अंदर, और आप अल जिहाद मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इसे अब जुडिशियल एक्टिविज्म पे नहीं जाना चाहिए। इस जुडिशियल एक्टिविज्म से जो है वो पाकिस्तान क्या तय हुआ? उमैर न्याजी साहब आज की इस हेयरिंग में क्या तय हुआ है? अभी जजमेंट नहीं आई, वैसे तो जाते जाते बेंच ने ये कह दिया था कि आप वक्त ज़ाय किए बगैर लगाएं आज ट्राइब्यूनल्स को और उनसे काम शुरू कराएं, हमारे फैसले का भी इंतजार मत करें। तो इसका मतलब यह है कि ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है ना कि ठीक है आप ट्राइब्यूनल बनाएं और फिर काम शुरू करा दें, हम फैसला दे देंगे। लेकिन क्या उसूल तय हुआ है आज? अच्छा, उसूल के देखें, प्रॉब्लम अराइज किधर से हो रहा है। जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, और 8 फरवरी के बाद एक अमेंडमेंट लाई जाती है इलेक्शन एक्ट पे जिसका हाफिज साहब हवाला दे रहे थे, और उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ये रिटायर्ड जजेस वाला कॉन्सेप्ट। रिटायर्ड जजेस भी जो है ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा होता है। अब देखिए वो एक स्पेसिफिक पार्ट अलहदा से अंडर चैलेंज है, ठीक है, कल को वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर क्या फेट है जी, ठीक है, तो ओवरऑल क्लैरिटी तो फिर भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि देखें 180 दिन की टाइमलाइन थी जिसमें इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी थी, आज वो 180 दिन एक्सपायर हो गए हैं, और आज पंजाब जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटीशन है 85 से ज़्यादा, खाली नेशनल असेंबली का जो हम कह रहे हैं उसका मोस्टली वर्कलोड पंजाब का है, तो वो किस तरह से डिसाइड हो पाएगा? आज आप लगा भी दें, कल को वो अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो चीज़ें तो वहीं आके खड़ी हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम है कि इसको तो पहले महीने 1.5 में इस चीज़ को क्लोज हो जाना चाहिए था। आज हम जिस दौराए पे खड़े हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, वो सारे प्रोसेस को सेंक्टिटी किस तरह से मिलेगी कि जब तक ये वाला प्रोसेस बिल्कुल ही जो है ना उसे क्या एरर फ्री ना हो। बिल्कुल सही है। तो शमीना साहबा, जब ये एक्ट लाया जा रहा था नई पार्लियामेंट से, तो क्या इस बात को जहन में रखा गया था कि जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से हट के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो रिटायर्ड जजेस को अपनी मर्जी से लगा सके?
तो वो फिर जो मुशावरत का तसव्वुर था वो ख़त्म हो गया। ये क्यों किया गया होगा? इसके पीछे क्या तसव्वुर होगा पार्लियामेंट के यहाँ? जी शुक्रिया। देखिए जी, बात ये है कि आपका जो जुडिशल सिस्टम है, आपके मोअज़्ज़ज़ 3 मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई भी इस जुडिशल सिस्टम से 100% मुत्तफ़िक है? क्या इनकी कारकर्दगी से 100% मुत्तफ़िक है? क्या आप समझते हैं कि इस जुडिशल सिस्टम से, इस निज़ाम से इस वक्त जो है और कई सालों से चला आ रहा है, उसमें आम आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया हो रहा है? इसमें से कोई ये कह सकता है कि जी मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ? क्या आप भी कह सकते हैं ये? शायद आप जवाब ना देना चाहें कंटेम्प्ट के डर से, लेकिन आपकी खामोशी जो है बहुत कुछ कह रही है। अब इशू ये है, देखिए, नहीं खामोश, हम डिबेट कर सकते हैं, हम ये डिबेट कर सकते हैं खान साहब कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, ये इख्तियार अदलिया के पास होना चाहिए। किसी भी एक इदारे के पास जब सिर्फ उसके पास इख्तियार होता है तो उसमें फिर बहुत सारे खदशात आ जाते हैं, शकूक व शुबहात भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि कंसल्टेशन होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से मेरे भाई बात कर रहे थे माहिर कानून, उन्होंने कहा कि जी जनाब, उन्होंने चंद जजेस के नाम लिख के भेज दिए और उसमें से इलेक्शन कमीशन जो है उसमें उनको तैनात करना है। अब बात यह है कि देखिए, पार्लियामान की विजडम अलग है। पार्लियामान क्या है? पार्लियामान की कॉम्पोजिशन उन लोगों से होती है जो आवाम के वोट लेके आए, जो आवाम की तर्जुमानी करते हैं। इस जुडिशल सिस्टम में हमें बहुत सारी जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमें एक आईनी कोर्ट बनाना चाहिए, तो उन तमाम मामलों पे आप भी डिस्कस कर रहे हैं, ये मामलात वहाँ पर थ्रेड बेयर डिस्कस होने चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, वो बेहतरी ताकि आवाम के मसाइल हल हो। देखिए, बहुत सारे मैंने देखा है कि मैं 3 शोज़ करके बैठी हूँ, आपका चौथा है, इस पे सियासत हो रही है। चंद एक लोग सियासत कर रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स पे सियासत कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर ये जाने के एग्जैक्टली है क्या। देखिए, दुनिया के जो बहुत सारे लोग बगैर पढ़े इसकी हिमायत भी तो कर रहे हैं ना। हमारे पार्लियामेंटेरियंस बगैर पढ़े हुए इसकी हिमायत भी तो कर रहे हैं शर्मिला साहबा, बशमूल आपके। देखिए मुझे तो बिल्कुल इसमें शामिल ना करें, क्योंकि मैं और मेरी जमात और मेरे कॉलीग्स, हम सबसे बिल्कुल हमारी जो लीडरशिप है उसने ये मामला डिस्कस किए। मुझे नहीं पता बाकी PMLN और दीगर जमातों का क्या हाल है, लेकिन हमारी जमात में ऐसा नहीं होता कि जी आंख पे पट्टी बांधी और कहें कि जी जाके वोट कर दो। हमें बताया जाता है, समझाया जाता है, हमसे डिस्कशन की जाती है। हाँ, हम ज़रूर पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं कि हम TV पे आके बहुत सारी बातें नहीं करते, लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया के मौजूद ममालिक में और इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ में, चाहे फ्रांस को उठा लें, जर्मनी को उठा लें, वहाँ अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामला देखती हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अब सिविल और क्रिमिनल मामला देखें, लोगों के मसाइल हल करें। देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर एक जिरगा सिस्टम आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोग कहते हैं जी अदालत जाने के बजाय महंगा वकील करो और जनाब सालों साल वहाँ पर भटकते रहो, तो बेहतर है कि जी जिरगे में फैसले कर लो, सस्ता भी मिल जाएगा, फौरी भी मिल जाएगा। ये गलत है, दिस इज़ इलीगल एंड सक्कर हाई कोर्ट के बेंच ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया है। उसमें हम क्यों नहीं काम करते? हम क्यों अपोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को? आप ये समझते हैं अच्छा इस पे सियासत की जा रही, नहीं जी वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जी वो काजी फाइज ईसा साहब को वहां पर लगाना है। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अगर आप याद हैं शर्मिला साहब, बात ये है नहीं देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट खान साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ये ट्रिब्यूनल्स की, अगेन आप पार्लियामान की, आप ये कह रही हैं, आप खबर ये दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात से मुत्तफिक, पीपल्स पार्टी का यानी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ये कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी तो चीफ काजी फैसल साहब उसके चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये आपका तय हो गया मामला नून लीग के साथ? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि काजी फाइज ईसा को तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ना कि इट्स नॉट इवन अंडर डिस्कशन, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। हाँ, तो इट्स नॉट अंडर डिस्कशन ना, उसमें डिस्कशन ही नहीं। हमारे लिए कोई एक शख्स, एक शख्सियत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इदारे इंपॉर्टेंट हैं,
हमारे लिए वो सिस्टम इम्पोर्टेंट है। लोग आते जाते रहते हैं, हम भी आए जाएंगे, आप भी आए जाएंगे, लेकिन इदारों ने चलना है। हमें इदारों को मजबूत करना है। हमें इदारे ऐसे बनाने हैं कि अवाम के मसाइल हल हो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 44 साल बाद इंसाफ मिला। मेरा अपना मुकदमा 18 साल बिल्कुल सही है, ये आईनी अदालत बिल्कुल सही है। चलिए ये किससे इंसाफ मांगू, ये सही है शर्मिला साहबा, ये जो आप आईनी अदालत की जरूरत पर जोर दे रही है, इस पर मैं आता हूँ, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि ये हम बना के रहेंगे। उनका मैं बयान भी आगे जाकर सुनाता हूँ, लेकिन एक नुकता पहले मैं पाशा साहब से जरा समझ लूँ, और वो नुकता ये है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि माजी के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मुझ पर बाइंडिंग नहीं है, आइन मुझ पर बाइंडिंग है, यानी मैं आइन के मुताबिक फैसले करने का पाबंद हूँ, मैं ये जो माजी के फैसले हैं उसके मुताबिक पाबंद नहीं हूँ। लेकिन सलमान राजा साहब की इस पर तशरीह थी कि जो माजी के फैसले हैं वो ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, अगर आप नया बेंच बनाकर या उससे बड़ा बेंच बनाकर उसकी मजीद उससे अच्छी तशरीह कर देते हैं तो जाहिर है फिर तो वो बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन अनटिल अनलेस ये नहीं होता तो वो बाइंडिंग है। आपकी राय इस पर पाशा साहब क्या है, बाइंडिंग है या नहीं है माजी के फैसले एक जज पे या बेंच पे? खान साहब, एक गुजारिश ये है कि सबसे पहले आइन और कानून को देखा जाता है। जिस एनालॉजी पे वो केस बनता है, आप देखते हैं कि क्या उसके लिए स्पेशल लॉ मौजूद है या रेगुलर लॉ है या फिर कोई आइनी प्रोविजन इस पे लागू होती है। और जब आप उसको अप्लाई करते हैं वो स्पेसिफिक लॉ, तो फिर आप उस सेक्शन को, उस शिक को देखेंगे कि क्या ये डायरेक्टली इस पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। जहां पे थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है तो फिर आप माजी में या इससे पहले किए गए फैसलों की मदद लेते हैं, और वो मदद लेनी चाहिए भी और होती भी है। ये बात नहीं है कि आप ये कहें कि कानून आइन की ये शिक कह रही है 184(3) ये कह रहा है, लेकिन ये मैं नहीं मानता, मैं किसी फैसले को देखता हूँ। पहले आप देखिए कि वो अप्लाई हो रहा है और स्ट्रिक्टो सेंसो अप्लाई हो रहा है, और आपकी जो प्रपोजिशन है उस केस की, स्पेसिफिक केस की, उस पे वो लागू हो रहा है, तो फिर बेशक आप जजमेंट्स ना देखें, आप उसी को अप्लाई करें। अगर वहां पे कोई थोड़ी सी डेविएशन है या एनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो फिर माजी के जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आप उनसे मदद ले सकते हैं। चाहे अगर आप फिर वो भी देखते हैं और आप समझते हैं या वो बेंच समझता है कि ये उनके एंगल में ये ठीक नहीं आ रहा, तो वो उसको अनडू भी कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि जो प्रपोजिशन इस जजमेंट में रेफर की गई है या बताई गई है वो इस केस में लागू नहीं होती। इसके लागू होना या ना होना एक अलग बात है सर, लागू होना या ना होना तो एक अलग बात है ना पाशा साहब, लेकिन अगर वो लागू होती है तो क्या वो बाइंडिंग है चीफ जस्टिस पे या किसी भी जज पे, तो क्या नहीं? देखिए, जब सेम एनोलॉजी है, सेम फैक्ट्स और फिगर्स है बिल्कुल, तो उसके मुताबिक फिर वो एक लिहाज से अगर लार्जर बेंच की है, अगर आज 4 या 5 रुकनी बेंच बैठा है और वो जजमेंट 7 मेंबर्स बेंच की है और वही बिल्कुल प्रपोजिशन भी वही है, तो फिर उससे डेविएट नहीं किया जा सकता। फिर उसको अगर डेविएट करना भी है तो आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब दे रहे होंगे तो उसकी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी उस जजमेंट में। यही नुकता नजर सलमान राजा साहब का भी था, राइट सर। चलिए ये जो आइन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब एक दफ़ा फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में खबरें हैं कि इजलास बुलाया जा सकता है या बुलाया जाएगा, तो इस पर जो बिलावल साहब ने आज कहा है कि हर हाल में आइनी तरमीम करा के रहेंगे, और उन्होंने कहा कि यह ज़रूरत भी है, ये मजबूरी भी है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। उमैर न्याय साहब, आज हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप रिक्यूज़ करें, आप खुद को इस बेंच से अलहदा कर लें, तो चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर हामिद खान साहब बाइकआउट करके चले गए। दिलचस्प बात यह है कि हामिद खान साहब जो हैं वो सलमान राजा साहब के वकील थे और सलमान राजा साहब जो हैं वो किसी और रिस्पोंडेंट के वकील थे। अब हामिद खान साहब ने जो सलमान राजा को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तो बॉयकॉट करके चले गए, लेकिन सलमान राजा जो हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। तो ये क्या पार्टी पॉलिसी थी या जाती तौर पर हामिद खान ने या सलमान राजा ने फैसला किया था, या ये कोई स्ट्रैटेजी थी? आपको क्या समझ आती है?
नहीं, पार्टी ने तो डे वन से जी लेटर एप्लीकेशन जमा कराई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात लिए हुए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान साहब के केसेस उनके पार्टी केसेस में ना बैठें, और उसको लॉजिकली उन्होंने विद रीजंस डॉक्यूमेंट करके एप्लीकेशन जमा कराई है, जो आज तक वो फिक्स ही नहीं की, उसको टेकअप ही नहीं किया, क्योंकि परसिस्टेंटली पीटीआई का स्टांस रहा है कि हमें जो है ना मार्जिनलाइज किया जा रहा है। और अब की जो सूरत हाल है कि देखें, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अब मुद्दत ही 1 महीना से कम रह गई है, ठीक है, और जिस तरह का माहौल है उसमें एक इंडिकेशन जो हिंट आता है कि शायद जो है ना फर्दर एक्सटेंशन के लिए कुछ चीज़ें की जा रही, तो वो तासुर नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक ऑर्डिनेंस आ जाता है तो वो ऑर्डिनेंस लाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वो ऑर्डिनेंस लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि आप पहले राउंड में आईनी तरमीम पास नहीं करा सके, आपके पास रिक्विजिट नंबर नहीं था। अब वो नंबर किधर से आएगा? एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है। जो खदशा ये है कि 63A का रिव्यू इस टाइम पे फिक्स वैसे नहीं हो सकता था, उसको किस तरह से फिक्स करना था, वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो चीज़ का रास्ता खोला गया। हालांकि अगर इस ऑर्डिनेंस को देखा जाए, एक तो वो आइन की नफी करता है कि इमरजेंट सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, और दूसरा वो ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है? ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से उसकी रूह ही निकाल लेता है। मकसद क्या था लाने का? एक्ट लाने का मकसद ये था कि पावर एक पर्सन के पास ना हो, जो बेसिकली जो मास्टर ऑफ रोल का कॉन्सेप्ट है कि मास्टर ऑफ रोल जी चीफ जस्टिस नहीं है, अब एक कमेटी करेगी, तो आपने दोबारा से मास्टर ऑफ रोल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बना दिया। जब आपने थर्ड बंदा उनकी चॉइस पे रख दिया, तो फिर अगर तीसरा एक डिसेंट भी कर ले तो वो डिसेंट तो मान ही नहीं रखती, क्योंकि 2 तो एक तरफ जाएंगे, जब 2 एक तरफ जाएंगे तो वो मर्जी का कोई फैसला कर लें, तो बेसिकली उस एक्ट के जरिए वो नफी कर ली। फिर 63A का केस की फिक्सेशन होती है 30 के बाद, फिर आप उसके बाद एक और ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं। ओपनिंग क्या क्रिएट हो सकती है? अगर फैसला अदरवाइज आता है तो आप हॉर्स ट्रेडिंग को एक दफा से दोबारा फरोग देंगे, और आप फिर देखेंगे कि छांगा मांगा की सियासत जिंदा होगी, और उस सियासत का फार रीचिंग नुकसान इस दफा क्या है? देखें, पीटीआई का अगर उस तरह से देखें एट स्टेक उस तरह से नहीं है। पीटीआई ने जो नुकसान उठाना था वो तो उठा चुकी हुई है। इस वक्त मसला क्या है कि एक रियासती सतून दूसरे सतून को गिराने जा रहा है, और इस गिराने की कोशिश में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि हम समझ ही नहीं रहे। हम वो पेटी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। देखें, हमें समझने की जरूरत है कि बार बार किया जा रहा है। नहीं साहब, मुझे आप इजाजत दीजिएगा जरा, एक जो आपने नुक्ता उठाया है तरमीमी ऑर्डिनेंस वाला, ये हाफिज साहब वो ठीक नहीं कह रहे कि ये तो जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये उसकी रूह से मुतसादिम है तरमीमी ऑर्डिनेंस। यानी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, कमेटी के पास होना चाहिए, और अब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा सारा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया। नहीं, तो ये तो दोनों मुतसादिम है। देखिए, ये है कि जब वो सिचुएशन आपके सामने थी, उमर ताबंदयाल साहब थे, उससे पहले भी बेंच कॉम्पोजिशन देखे ना, कि जब जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब बेंच नहीं बना रहे थे पनामा के ऊपर, नैरेटिव तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ना, और उसके बाद उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए, और वो बजाय ये है कि आखिरी दिन तक काम करते, उन्होंने काम ही नहीं किया और उन्होंने कहा छुट्टियाँ में चले गए। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फिर अगले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर के अंदर भी आई कि आपको लेफ़्ट राइट पे वही लोग नज़र आ रहे थे जिससे आपको फैसले आए, और फिर आपके पास 62(1)(f) का भी फैसला आया। उसके बाद जाते जाते ये तो उस वक्त था ना जब चीफ जस्टिस के पास सारे, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा उसको देख लें ना, थोड़ा सा देख लें। और उस वक्त जो थे आपके जो जस्टिस फाइज ईसा साहब थे, वो तीसरे या चौथे नंबर पे थे, आपने उन्हें इग्नोर किया। उसके बाद बारी आ गई आसिफ सईद खोसा साहब के पास, फिर आपने देखा कि लेफ्ट राइट पे वो चीज़ें थी। लेकिन खोसा साहब के दौर के अंदर एक ये हुआ कि जो आपका 184(3) था, उसके अंदर काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और वो नहीं गए। उसके बाद आ गया दौर जो है वो आपका गुलजार साहब का आ गया। अब जब गुलजार साहब के दौर के अंदर आए तो जब भी हम कोर्ट 1 में जाते थे आपको वही लेफ्ट राइट पे चेहरे नज़र आते थे, और वही बेंचेस वाली बात आई, और वो उसके अंदर फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मैं उसकी कंटिन्यूटी आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि डिवीजन थी, उस डिवीजन के अंदर जो जजेस आपके फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर डिवाइड हुए थे, उस डिवाइड की सिचुएशन आपको आइंदा निकल गई। गुलजार साहब के दौर के अंदर आया कि जी फाइज ईसा साहब ये पार्टी के केस नहीं सुनेंगे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। उसके बाद बंदियाल साहब ने देखा कि आपके सामने आया, और अल्टीमेटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्प्ट किया और उसको नोटिफाई होने से पहले कर दिया।
अब ये सारी सिचुएशन असद वो है कि जब आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी आपको ये बताए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन नहीं है, तो फिर नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। अब जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉर्मल डिवीजन है यानी कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और इस लेवल की डिवीजन आ गई है जो आपको इन ऑर्डर्स के अंदर रिफ्लेक्ट आती है या जो आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मिनट्स ऑफ मीटिंग है। अभी बात की गई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो 62(1)(f) का था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं टेकअप कर रही थी, चीफ जस्टिस ने टेकअप कर लिया। उसके बाद आपकी जो अमेंडमेंट्स थी, नैब अमेंडमेंट्स थी, उसका आखिरी दिन वो फैसला करके गए। तहरीक इंसाफ के पास पूरी इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, कि वो कहते हैं कि ये वाले केसेस तो चीफ जस्टिस लगा ही नहीं रहे। आर्टिकल 63A जो ये क्या एक चीज है कि एक चीफ जस्टिस एक फैसला करके जाए और उसके बाद कहे जी मैं इसके रिव्यू पे नहीं। अब बैठे ना, आप में इतनी करज होनी चाहिए तो आप अगर आप एक दो स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं। अब ये आगे इस चीज के अंदर क्या आर्टिकल 63A का केस फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ये है कि आप पिछली 2-3 मीटिंग्स के मिनट्स हैं जो आपको वेबसाइट पे नजर आए हैं, उससे आपको नजर नहीं आ रहा कि लेवल किस लेवल पे जा रहा है कि चीफ जस्टिस कहता है ये काम करना है, वो कहते हैं छुट्टियां, चीफ जस्टिस कहता है इसको कर लें, वो कहते हैं। जब आप फिर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर नहीं आए तो फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर डिवीजन ना हो तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया है, अगर ये 3 पे, मैं ये समझता हूं कि अब इसको 3 के बजाय आप इसको 5 या 6 पे लेके जाएं ताकि यहां पे चीजें नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आए। अब ये है कि अब को हर जगह अब आपका सर ये बताएं ना, एक मुझे बात बताएं। ये रास्ता नहीं खोल दिया कि कल को कोई हुकूमत आए और वो एक ऑर्डिनेंस इसी में तरमीम लेकर आए, तरमीमी ऑर्डिनेंस निकाल दे, वो कहे कि जी आइंदा जो कमेटी होगी वो चीफ जस्टिस, चौथे नंबर का जज और 7वें नंबर के जज पर मुश्तमिल होगी। क्या ये कबूल करेंगे आप? नहीं, ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आज भी तो आपने ये किया है, तीसरे नंबर के जज को हटा के चीफ जस्टिस से कहा कि 5वें को लगा लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जा रही हो तो हमें इन चीजों पे नौबत नहीं आनी चाहिए। दुनिया के किस मुल्क के अंदर इस तरह डिवीजन ऑफ जजेस है? आपने 12 जुलाई का जो आज बिलावल साहब ने कहा कि हाथ नहीं मिला रहे जजेस आपस में, लाइव स्ट्रीमिंग आपने देखा है? उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इन जजेस की जो आपस के अंदर ऑब्जर्वेशन थी और आपने देखी है कि किस लेवल के अंदर थी। सर अभी जो फैसला है 8-5 का उसमें देख लें, 2 जज पहले कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और इस आर्टिकल 189 को नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे मैं और आप किस तरह रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपके ख्याल में ये मुनासिब है सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि ये जो अक्सरियती जजमेंट है इसको इंप्लीमेंट ना करो, इसका फैसला है? वो बात इसलिए है अब इन दोनों ने क्या कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, यानी कि यार ये कुछ छोटी बात है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो है अपने 2 जजेस को कह रहे हैं कि ये इंसाफ की राह में रुकावट है। तो सर 2 जजेस तो जब कह रहे हैं कि आपने फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, तो देखना कि उन अक्सरियती फैसले को इंप्लीमेंट होने से रोक रहे हैं। असद ये बताएं क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आइन और कानून से मुबर्रा है? ठीक बताएं ना इस चीज नहीं है बिल्कुल। अगर वो आइन और कानून से मुबर्रा है तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है? ये 8 जजेस फैसला करेंगे या 2 फैसला करेंगे? अगर सर ये अक्सरियती जजेस फैसला करेंगे ना। फैसला तो जो है फैसला तो है जनरल अयूब के मार्शल लॉ को बीसी जुडिशरी ने किया, ठीक है, फिर तो साहब को बीसी ने किया, तो ये तो माजी में तो सुन लेना, इसी जुडिशरी ने जफर अली शाह के अंदर 3 साल। इसका हाल ये है कि आप अकलियती जजेस की राय माने। नहीं, मेरा ये कहना यह है कि हमें पाकिस्तान की जुडिशरी को नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लेके जाना चाहिए और इसके अंदर असद रोल हमारी जुडिशरी। मैं मुझे शर्मिला फारूकी साहब के पास जाना थे, एक सेकंड उसके अंदर जाए। और दूसरा ये है कि ये जो इतनी लंबी लंबी हेयरिंग और उसके बाद पाकिस्तान का आम आदमी जो इफेक्ट हो रहा है ना, उसके भी इश्यूज पे बात करे, वो बेचारा पीछे बिल्कुल ठीक है, वो उसका है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना उसका हल। अच्छा मुझे कोर्ट अब हल नहीं है, दुनिया के 70 ममालिक के अंदर है, पहले से चल रही है, ठीक है। मैं तो इससे इख्तिलाफ ही नहीं, मैं तो उसका ट्रिकल डाउन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक लेके आए ताकि आपको अंदाजा ये हो कि पाकिस्तान का अदालती निजाम, कानूनी निजाम, गवर्नेंस, पुलिस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या पूरी की पूरी जो आईनी तरमीम है, पूरी की पूरी आईनी तरमीम से क्या इत्तफाक किया जा सकता है? खुद ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी पूरी आईनी तरमीम से इत्तफाक नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो वो चाहते हैं, लेकिन क्या बाकी चीजें भी वो ऐसे ही चाहते हैं जैसे कि प्रपोज की गई हैं? मसलन बिलावल साहब को आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जी आईनी अदालत तो बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे, जरूरत भी है, मजबूरी भी है। सुने, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ
the judiciary, for the judiciary and by the judiciary. आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है आए मेरा खानदान का हिस्सा बनो। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे ना चढ़ाया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, लेकिन इसी आईनी तरमीम में जो जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है उसमें एक नुक्ता ये भी है कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो सीनियर मोस्ट 3 जजेस में से होगी और उसका तरीक़ाकार एक तश्कील नौ की जा रही है जुडिशल कमीशन की। लेकिन गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होता है ये करने वाला कि वो पिक एंड चूज करे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हों, 3 जजेस हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूँ कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा। जबकि सियासतदानों को ये पता नहीं है कि जब आप 7वें नंबर से किसी को उठा के लाए और फिर उसने जो जूते आपको मारे वो तारीख का हिस्सा है, किसी को 4थे नंबर से उठा के लाए और फिर उसने जो आपके साथ किया वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीजों को मेरिट पे चलना चाहिए। अच्छा शर्मिला साहबा, अब ये ऐसा लगता है कि पूरी जो जमात है पूरे आईनी पैकेज के साथ इससे मुत्तफिक नहीं है। अब जिस दिन ये आईनी तरमीम पास होना थी रात 11 बजे वो नहीं हो सकी, उससे अगले दिन फारूक एश नाइक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है ये मुझ समेत किसी को भी यहाँ पर बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि वो क्या आ रहा है। तो पता नहीं है तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि किन चीज़ों से पीपल्स पार्टी के लोग इत्तफाक करते हैं और किससे इत्तफाक नहीं करते? देखिए खान साहब, वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए और उसकी वजूहात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं और भी बता दूँ, क्योंकि दुनिया के मौज़ूद ममालिक के अंदर ये तरीक़ेकार है और इस वक्त भी हमारी जुडिशरी के अंदर तकरीबन 10 से 15% केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के होते हैं, लेकिन वो जुडिशरी का 90% वक्त ले जाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं, उनके मुकदमात का फैसला नहीं हो पा रहा। अब गवर्नर साहब की जो बात है उसको मैं आगे लेके चलती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि फैसला मेरिट पे होना चाहिए और हम भी यही कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए। सीनियरिटी वर्सेस मेरिट, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक पार्लियामेंट्री कमेटी और एक जुडिशल कमेटी जो है दोनों मिल के मुशावरत करके एक पैनल ऑफ जजेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास भेजें और प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर से चूज करे। देखिए कभी कभी सीनियर मोस्ट जज शायद उसका नंबर 2 या नंबर 3 जो है शायद वो ज़्यादा मेरिटोरियस हो, वो ज़्यादा केपेबल हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में होता है ऐसे, ये कोई नायाब चीज़ तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि इवेंचुअली ये अमेंडमेंट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम बिल्कुल इस बात में बिलीव करते हैं कि जो 18वीं तरमीम के अंदर था और फिर एक गर्दन पे पैर रख के 19वीं तरमीम के अंदर ये इख्तियार जो है पार्लियामान से लेके वहाँ चला गया चीफ जस्टिस के पास और ये जुडिशरी के पास चला गया, तो ये इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। क्यों नहीं? ये आवाम के नुमाइंदे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं ना जुडिशरी फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो यही कहते हैं कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। पार्लियामान में लोग वही बैठे हैं जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्यों ना उनके पास इख्तियार हो कि वो अपनी भी इनपुट चीफ जस्टिस की तैनाती के अंदर दें। व्हाई नॉट? जितनी ज्यादा डिलिब्रेशंस होंगी, डिस्कशंस होंगी, उतना बेहतर है। इसमें क्या हर्ज, इसमें बुराई क्या है? अगेन देखिए ना, इस पे सियासत करने वाली बात है, जो सियासत करते हैं बगैर पढ़े लिखे समझे सोचे। आप मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, आप जुडिशरी में इस्लाहात लाएं, वो इस्लाहात जो अवाम के मसाइल के हल की जानिब जाएं। लोग मुझ समेत लोग परेशान हैं, किसी को इख्तलाफ हमारे मामले हल नहीं हो रहे। ये जो हमारे यहाँ ये जो बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि भाई इसे फोरम पर लाएं, कमेटियों के फोरम पर लाएं, इस पर से हासिल गुफ्तगू करें, इसमें जो तंजीमें हैं वकला तंजीमें उनको बिल्कुल करें, फिर आईनी तरमीम करें। यहाँ तो रात को 11 बजे आईनी तरमीम होने जा रही थी जिसपे आपने भी शर्मिला साहिबा वोट करना था बगैर पढ़े हुए। तो फिर यहाँ पर तो देखिए ना, एतराज़ तो बुनियादी यही है कि इसको अंधेरे में रख के क्यों पास कराया जाए। अब जब आप बार बार इस खान साहब जब आप ये बार बार कहते हैं ना कि आप समेत बगैर पढ़े हुए, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमें मालूम था। तो आप कह दें कि आपने पढ़ा आईनी तरमीम में क्या है, और हमें ये हमें तो बताया गया, हमें ड्राफ्ट नहीं दिया गया, लेकिन हमें बिल्कुल पता था उसके अंदर क्या। और हमें ये भी पता था कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने बहुत सारी चीजें इसमें से निकलवाई हैं जो हुकूमत चाहती थी।
और जो हम समझते थे कि वो नहीं होनी आपको चाहिए। ये भी पता था कि आर्टिकल 8 में भी तब्दीली हो रही है, प्रिंसिपल्स पे पूरे नहीं होता रेटिंग। देखिए, मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, इसलिए मैं तमाम चीजें नहीं टीवी पे बैठ के बात कर सकती जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी इस बात पे एतराज था कि ये तरीकेकार नहीं है आईनी तरमीम लाने का, इस पे कंसेंसस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। और इस वक्त आप मुझे बताइए, मां सिवाय चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौन है जो इस पर डिस्कशन कर रहा है? वो टेलीविजन इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो हाई कोर्ट के बार्स में जा रहे हैं, वहां सिर्फ खिताब नहीं कर रहे, वहां बैठ के बकायदा वुकला के सवालों के जवाब दे रहे हैं। दिस इज द वे टू इवॉल्व, दिस इज द वे कि आप एक कंसेंसस डेवलप करें, आप लोगों के खदशात दूर करें। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, जो एक शुरू से तासुर दिया जा रहा है ना जी, पर्सन स्पेसिफिक है, इस शख्स को लगाना है, उसको लगाना है, ये करना है, वो करना है। नो, दिस इज नॉट। दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दिस इज अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स। और ये जो आईनी अदालत का मामला है, ये तो हम 2006 से हमारे मिसाक जमहूरियत में है। हम अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अमल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। ये हमारे 2024 के मंशूर में भी शामिल है, तो इसमें क्या बुराई है? सही है। आपको ऐसा लगता है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी और कंसेंसस डेवलप हो गया था, तो इस पर चूंकि PMLN के साथ तो ऑलरेडी आपका कंसेंसस था इस मामले पर, तो उस वक्त एक बेस्ट टाइम था लाने का जब 18वीं तरमीम आ रही थी? देखिए, 18वीं तरमीम के अंदर हम और भी कई एक काम करना चाहते थे। चंद एक ऐसी शिकें जो एक आमिर लेकर आया था, उसके अंदर भी हम तब्दीली करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हम इस पार्टीज का इस पे कंसेंसस नहीं हो पाया, और जब कंसेंसस नहीं हो पाया तो जाहिर बात है फिर वो इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन देखिए, इस वक्त हम समझते हैं वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि देखिए, जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो लोगों को इंसाफ फराम नहीं कर पा रहा है, और इसमें मोहतरम जज साहिबान की भी मजबूरी, बिकॉज उनके सामने जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशंस लेके बैठ जाते हैं 184(3) में या 199 के अंदर, तो फिर वो क्या करें? उनका तो आधा टाइम वहां चला जाता है। तो मतलब आप उन पे से बर्डन कम करें ना, आप डिवाइड करें। जब फेडरल शरीयत कोर्ट बना था 1980 के अंदर, तो फिर क्या मसला था? देखिए, आपके तमाम शरीयत के मामला जो है फेडरल शरीयत कोर्ट देखता है, फेडरल शरीयत कोर्ट भी तो बनाया ना, तो ये भी तो फिर एक बिल्कुल सही है। अब मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम वकालत तंजीमें इस पर मुत्तफिक हैं? एक डेडिकेटेड अदालत को दे दिया। हामिद खान साहब ने कहा है कि यही वफाकी आईनी अदालत है, इसके अलावा कोई और कबूल नहीं होगी। क्या हसन रज़ा पाशा साहब की भी ये राय है, या वो समझते हैं कि नहीं, ये इस नुक्ते पर तो जो वकालत तंजीमें हैं वो मुत्तफिक हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। क्या वकला तंजीमें इस आईनी तरमीम पे और ख़ास तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर मुत्तफिक है? हामिद खान साहब ने आज वकला की नुमाइंदगी करते हुए ये कहा है कि जी हम वकला तो इस पर मुत्तफिक नहीं है। सुनिए ज़रा हामिद खान साहब ने क्या कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बिठाना चाहते हैं या मतवाजी अदालत बिठाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आइन की रूह के खिलाफ है। आप दो आइनी अदालतें एक वक्त में नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ही हमारी जो है वो फाकी आइनी अदालत है, इसी को हम मानते हैं। हम किसी और अदालत आइन के नाम पर जो बनाई जाएगी मुतवाजी, उसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वकला मुतवाजी अदालत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब, क्या तमाम वकला इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं? देखिए, हमने देखना ये है कि ये वफाकी आईनी अदालत का ये जो तस्वर है ये कब आया पाकिस्तान में। पहली दफा 2006 में COD जब साइन हुई तो उस वक्त ये कंसेप्ट आया, और उसके बाद लेटर ऑन जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने भी और मौलाना फजल रहमान साहब भी इस COD के सिग्नेटरीज है। आईनी अदालत का लफ्ज लिखा हुआ है, अदालत आईनी बेंच का नहीं लिखा हुआ उसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल अब हालात चेंज हो गए। एक क्वेश्चन ये है, मैं PTI के दोस्तों से ये पूछता हूँ कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शायद ये आईनी अदालत काजी फाइजा साहब के लिए बनाई जा रही है, अगर उनको एक्सक्लूड करते हैं और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाते फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो क्या फिर आईनी अदालत आपको मंजूर है? ये क्या उसको फिर एतराज खत्म हो जाएगा? दूसरी बात मैं करता हूँ, देखिए
अहमद खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें सेनेट में भी और आउटसाइड द सेनेट। अब तमाम वकला को ये किस तरह, मसलन मैं अब पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर हूँ, पाकिस्तान बार कौंसिल की जो हैयत है या जो स्ट्रक्चर है वो 23 मेंबरान पे मुश्तमिल है, तो 17 मेंबर्स एक साइड पे हैं, 6 मेंबर्स दूसरी साइड पे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट पाकिस्तान बार कौंसिल को 6 मेंबर्स करेंगे या वो 17 मेंबर्स करेंगे जिनका वाइस चेयरमैन और चेयरमैन होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसको प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या उसमें इनकी जो बात इन्होंने फरमाई है क्या वो शामिल है? सही है। फिर तो आप हामिद खान साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी अर्ज सुन ले पूरी। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स कहाँ खड़ी हैं? आप देखें कि जब तमाम बार काउंसिल बार एसोसिएशन का नुमाइंदा इजलास सुप्रीम कोर्ट बार की दावत पे बुलाया गया, वहां पे फेडरल लॉ मिनिस्टर 4.5-5 घंटे हॉट सीट पे बैठे थे। मुसलसल वो खड़े रहे और उन्होंने तेज सवाल। तो सेटिस्फेक्शन हुई थी आपकी? मैं ये पूछ रहा हूं सर, वो कला की सेटिस्फेक्शन हो गई थी उन सवालों के? बिल्कुल भी नहीं। वो देखे, एक कमेटी की तश्कील दे दी गई है, तमाम मुंतखब क़यादत ने एक कमेटी तश्कील दी है, उसके 2 इजलास हो चुके हैं, बाकी एक इजलास जो है वो नेक्स्ट वीक हो रहा है। हम अपना तरमीम शुदा मुसवदा देंगे। देखिए बात चीजें बहुत अच्छी हैं, मसलन आर्टिकल 185 सब क्लास 4 में जो अमेंडमेंट की गई है, जिसमें ये कहा गया कि ये अमेंडमेंट अगर मंजूर होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर उस क्रिमिनल अपील को डिसीजन करेगी जो विद इन 12 मंथ्स डिसीजन करेगी, और जो पहले से अपील्स फाइल हुई हैं वो विद इन 24 मंथ्स वो फैसला करेंगी। तो क्या ये आम आदमी के फायदे की बात नहीं है? सही है, इसमें मेरा ख्याल है इस पर तो शायद पीटीआई को भी एतराज ना होगा। एतराज के नुक्ते तो कुछ और हैं सर, एतराज के नुक्ते तो कुछ और हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है पाशा साहब, मैं उमैद न्याय साहब के सामने रख दूं। न्याय साहब, क्या जो वो कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या अगर फर्ज करें आपको ये कह दिया जाए कि जी चीफ हम जो नई वफाकी अदालत बना रहे हैं, काजी फैसल साहब को उसमें नहीं लगा रहे, हालांकि उनको लगाए जाने में भी कोई एतराज़ नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन चलिए वो कह रहे हैं कि आपको अगर एतराज़ है क्योंकि आपने उन पर एतराज़ात दायर कर रखे हैं, तो क्या फिर आप मुत्तफिक है कि हाँ फिर ठीक है, ये जो इसका क़याम है वो बिल्कुल सही है वफाकी अदालत का? अच्छा जी, बेसिकली देखें, हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी हम रहे हैं, हमें जो लीगल सिस्टम मिला है हमने इनहेरिट किया है यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, वही हम निज़ाम चला रहे हैं। और अगर उस तरह देखें कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी आप उठा के इंग्लैंड से लेके देख लेंगे, जो भी आपकी टॉप कोर्ट है वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, आपकी हाई कोर्ट के पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। मसला क्या है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट मिक्सचर पसंद नहीं आ रहा, आपने उन्हें अब रिजर्व सीट वाले फैसले की सज़ा देनी है, और वो सज़ा आप इस तरह से दे रहे हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। हाई कोर्ट के पास तो फिर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहेंगी ना, वहाँ बिल्कुल ही उनके दांत निकाल दें और मर्जी की एक अदालत खड़ी कर दी जाए, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग इजाज़त ही कहीं से नहीं देता, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल आपका डीपली इंट्रेंच्ड है। 18वीं तरमीम 21वीं तरमीम के केस में लॉ सेटल हो गया है, आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, ये किसी भी टच स्टोन पे खड़ी नहीं रहनी। ये जो लाइन ले रहे हैं ना, जिस तरह ये कह रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की, ये देखें अगले महीने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होने जा रहा है। अगर ये देखें ये लचक थोड़ी सी भी लेते हैं, इन्हें खुद इलेक्शन के नताइज वो बता देंगे कि अब वकला की पल्स किस तरफ खड़ी हुई है। तो ये बड़ा खतरनाक रूट है, इस रूट को नहीं लेना चाहिए। वक्ती फैसले होते हैं, लोगों को नहीं पसंद आते। नवाज शरीफ साहब ने खुद ही इधर तकरीर की थी कि हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हैवानों की बस्ती में नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माने उस पर अमल करें, बात है उसको। ये तो मतलब नहीं है कि आप जजेस को उखाड़ के बाहर फेंक दें। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हाफिज साहब ये बताइए कि अब ये जो आईनी तरमीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रही है 63A वाले केस पर नज़रसानी जो लगी है। अब ये जो फिक्स हुआ है, ये एक ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जो नई कमेटी बनी थी, उस तश्कील नौशुदा कमेटी ने ये फिक्स किया है।
अब सिंध हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व किया गया है, इसके खिलाफ फैसला महफूज हुआ है। अगर ये फैसला इस अमेंडमेंट के तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आ जाता है तो ये कमेटी टूट जाएगी और फिर क्या पुरानी कमेटी बहाल हो जाएगी? अच्छा, एक तो ये असद के हाई कोर्ट की किसी अदालत को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को चैलेंज करे जी, या उसके ऊपर जाके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जाके उसके ऊपर एक फ़ैसला करे। चूँकि बुनियादी चीज़ ये है कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती ना। वो इसलिए नहीं कर सकती कि आप उन ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे जो आपकी अदालतों के अलावा जो मामलात हैं उनको आप ऑन दी टच स्टोन करते हैं कि जी रीज़नेबल है, नहीं रीज़नेबल, ज़रूरत है या नहीं है। इस तरह इस केस के अंदर ये है कि आपका वो जो ऑर्डिनेंस आया है वो उस लॉ की कंटिन्यूटी के अंदर आया है जो आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से मान लिया और एक लॉ सेटल्ड हो गया। अब उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन आई है उस कॉम्पोजिशन के अंदर चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन ए की बढ़ाई गई है उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट करके और एक कमेटी तो आप तो फिर कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड जजेस को लगाने वाला ऑर्डिनेंस आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको भी नहीं सुन सकती? नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग से रिलेटेड ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसके ऊपर फैसला करे। अगर ये इसी तरह होता तो जस्टिस मंसूर साहब अपने फैसले में ये दोनों अदालतें आपके हाथ में, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, दोनों गलत कर रही हैं। मैं आपसे तो वो देखे ना जाके मेंटेनेबिलिटी पे खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा सही किस तरह मुमकिन है, ठहरे ना, वो तो पाकिस्तान के अंदर हर शय पे किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को प्रोटेक्ट करे। अगर यही ऐसा ठीक होता, मंसूर शाह जो है वो